नमस्कार दोस्तों, टिक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आपको क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए जो पुस्तक लेके आया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आप आरओ एआरओ में अपीयर हो रहे हैं तो हिंदी की उस बुक को एक बार जरूर पढ़ लीजिए। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? यहाँ पर बोला गया है एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक लोकेटेड इन बिहार। तो वो कौन सी है बताइए? कनवार झील, अनुपम झील, कुशेश्वर झील या फिर खूंगा झील? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? ABCD में से जो सही उत्तर है वो आपका है ए। कनवार झील जो है वो एशिया के लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। अगर आपने अभी तक ऑक्सबो लेक को नहीं देखा है तो ऑक्सबो लेक कुछ इस तरीके से दिखती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कनवार झील के बारे में, हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछा जाए। कनवार झील जो है वो बिहार के बेगूसराय में स्थित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात की गई है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है क्लास। देखिए आपकी परीक्षा में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ में खाली 4 ही ऑप्शंस दिए गए रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दे दिए गए हैं ABCDE और पूछा गया है क्या ऑब्जेक्टिव है। तो जब भी हम बात करेंगे सामुदायिक विकास की तो सामुदायिक विकास में मानव पूंजी का निर्माण शामिल होता है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण भी शामिल होता है, समरस जीवन मतलब हार्मोनियस लिविंग भी शामिल होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास भी शामिल होता है। तो ABCD जो चारों ऑप्शन आपके दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। इस वजह से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं सब सही है, तो एक से अधिक आपके सही है, तो E आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न। ये जो तीसरा प्रश्न है ये आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, PCS में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज? निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो डेंगू आपको पता ही है, अब ध्यान रखिएगा क्योंकि डेंगू इस समय फैलेगा। तो डेंगू मच्छर काटने से होता है। ठीक है, पता है ना, प्लेटलेट्स आपकी कम हो जाती है। फिर हम बात कर रहे हैं फाइलेरियासिस की बात करेंगे तो ये भी मच्छर काटने से होता है, मलेरिया भी मच्छर काटने से होता है, लेकिन जो स्लीपिंग सिकनेस है, निद्रा रोग है, ये मच्छर काटने से नहीं होता है। ठीक है, यह एक परजीवी के कारण से होता है जिसका की नाम क्या है? सीसी मक्खी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? सी जो है वो आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, निद्रा रोग या रोग आपका किससे होता है? या एक परजीवी है जो कि सीसी मक्खी के शरीर में आश्रय लेता है और इन मक्खियों के काटने से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे लसिका ग्रंथियां बढ़ जाती हैं और शारीरिक तथा मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है, जिसको कि हम स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। याद रखिएगा क्लास, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है तो हो सकता है आपके आने वाली परीक्षा में भी यहाँ से एक नया प्रश्न बन जाए।
अगला प्रश्न हम देखेंगे, चौथा प्रश्न, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया? तो यहाँ पर बताइए, दरभंगा, मुजफ्फरनगर, गया या पटना? ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर में, याद रखिएगा, बी आपका सही उत्तर है। अगर मैंने इसके पहले मुजफ्फरनगर बोला है तो उसको प्लीज ध्यान से गलत कर दीजिएगा। यहाँ पर मुजफ्फरपुर की बात हो रही है और मुजफ्फरपुर याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्लास, खुदीराम बोस की बात जब हम करते हैं तो खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। अगर हम ईयर देखेंगे तो 30 अप्रैल 1908 याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। खुदीराम बोस के साथ एक लोग और थे जिनका की नाम आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, वो उनका नाम है प्रफुल्ल चाकी। तो याद रखिएगा, प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, किंतु दुर्भाग्यवश बैरिस्टर प्रिंस कैनेडी की पत्नी तथा बेटी की मृत्यु हो गई और इसके पश्चात समस्तीपुर में प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से घिर जाने पर आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया और जिन्हें बाद में फांसी दे दी गई। और आपसे पूछा जाता है कि सबसे यंगेस्ट एज में, सबसे कम उम्र में सबसे पहली बार किसे फांसी मिली थी? तो उसका भी उत्तर क्या होगा? खुदीराम बोस। ठीक है, याद रखिएगा, 1908 में इन्होंने जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें किंग्सफोर्ड की बच जाते हैं, मृत्यु नहीं होती है। दुर्भाग्यवश जो बैरिस्टर प्रिंस कैनेडी थी, उनकी पत्नी और बेटी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनको फांसी की सजा सुना दी जाती है और इनके जो दूसरे साथी थे प्रफुल्ल चाकी, वो अपना आत्महत्या कर लेते, अपने आप को गोली मार लेते। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पांचवा प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़िए तो ज्योग्राफी में आयरन ओर्स कहाँ कहाँ मिलते हैं इंडिया में, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वर्ल्ड में कहाँ कहाँ मिलते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा क्लास, क्योंकि देखा गया है यहां से प्रश्न रिपीट होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कंट्री दिया गया है और आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरिया दिया गया है। कजाकिस्तान में करागांडा दिया गया है, यूक्रेन में क्रेवोई राग दिया गया है, जर्मनी में नॉर्मंडी दिया गया है, फ्रांस में पायरेनीज दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो अब आपको सब याद होना चाहिए जितने यहाँ पर दिए गए हैं। तो कजाकिस्तान में करागांडा है, एकदम सही है। यूक्रेन में अगर हम देखेंगे किरवोई राग है, परीक्षा में कई बार ये दिया गया है आपका, तो याद रखिएगा यूक्रेन में क्रिवोई राग। जर्मनी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मंडी दी गई है और फ्रांस में पायरेनीज दी गई है। तो फ्रांस वाला ऑप्शन आपका सही है, यहाँ पे पायरेनीज है, लेकिन जर्मनी में नॉर्मंडी नहीं है। ये आपका कहाँ पर है? ये फ्रांस में है। तो याद रखिएगा, फ्रांस में जो दो जगह है नॉर्मंडी और पायरेनीज, यहाँ पर आयरन प्रोड्यूसिंग एरिया है ये दोनों, ठीक है, आयरन प्रोड्यूसिंग एरिया, लौ खनिज उत्पादक क्षेत्र है। तो आपकी परीक्षा के लिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया? सी आपका सही उत्तर हो गया, मार्क कर लीजिएगा। अब क्लास देख लीजिए, यहाँ पर कुछ और हम लोग देख लेते हैं। लौ खनिज उत्पादक क्षेत्र, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो पिलबारा रीजन, याद रखिएगा परीक्षा में कई बार पूछा है गया है कि पिलबारा रीजन कहां पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। हम बर्सले की बात करेंगे, ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। मिनास की बात करेंगे, ब्राजील में, ठीक है। अंसन की बात करेंगे, चाइना में। ये सब पूछा गया है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैम इस समय स्लाइड में आपको क्या बता रही है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए प्रश्न है, एक एक पॉइंट से प्रश्न आपका बना है। रशिया की बात करेंगे तो कर्स याद रखिएगा, और क्यूबेक ऑन्टेरियो कहां पर है? कनाडा में है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बार बार रिवाइज करेंगे, परीक्षा तक आपके दिमाग में बैठ जाएगी चीजें। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयरन प्रोड्यूसिंग एरियाज, ठीक है। अगला हम देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न देखिए, ये वर्ष 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो हजारीबाग जेल से भाग गए थे 1942 में, ठीक है। 1942 में आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उसी समय की बात है ये। तो उस दिन कौन सा त्योहार था? होली था, दशहरा था, दिवाली था या फिर बैसाखी था? तो यहाँ पे याद रखिएगा उस दिन दीपावली थी, ठीक है। तो सी आपका सही उत्तर है।
अब जेपी नारायण से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछा है, तो उनसे रिलेटेड एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में भी योगदान दिया था। आपको पता है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनको हजारीबाग के केंद्रीय कारागार में बंद कर दिया गया था, जहां से इन्होंने दीवार फांदकर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो है आजाद दस्ता। ठीक है, आजाद दस्ता जो था वो एक गुप्त संगठन था जिसको कि कुछ अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर जयप्रकाश नारायण ने इसको संगठित किया था। तो याद रखिएगा आजाद दस्ता। हो सकता है परीक्षा में पूछ ले कि आजाद दस्ता का संगठन किसके द्वारा किया गया था, तो आप याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण द्वारा। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्लास इंपॉर्टेंट है। और जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, उपनाम से, ये भी याद रखिएगा। लोकनायक के उपनाम से हम किसे जानते हैं? जयप्रकाश नारायण को। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 7वां प्रश्न। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बिपिन चंद्र पाल ने, चित्तरंजन दास ने, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने? तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? आपको पता है 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और ये स्टेटमेंट जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा दिया गया था। तो ABCD में से आपका सही उत्तर जो है वो है डी। ठीक है क्लास, आप सुरेंद्र नाथ बनर्जी से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। अगर कभी परीक्षा में आपसे पूछे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी बार प्रिसाइड किया था, तो आप बताएंगे इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 बार प्रिसाइड किया था। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की थी 1876 में। याद रखिएगा, अगर कभी भी परीक्षा में पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा और आनंद मोहन बोस द्वारा। ठीक है, 1879 में हम देखेंगे तो इन्होंने द बंगाली समाचार पत्र आरंभ किया था। यहाँ पे प्रश्न एक एक पॉइंट से बन सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की थी 1876 में। 1879 में इन्होंने द बंगाली समाचार पत्र आरंभ किया था और इन्होंने 1868 में ICS, जिसको कि हम इंडियन सिविल सर्विसेज कहते थे उस समय, उसको भी उत्तीर्ण किया था, पास किया था। ठीक है, तो यहाँ पर इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और इन्होंने बंगाल विभाजन को क्या कहा था? विभाजन हमारे ऊपर एक बम की तरह गिरा है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 8वां प्रश्न। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? मैग्नीफाइंग ग्लास की बात की जा रही है। मैग्नीफाइंग ग्लास में किस तरीके का लेंस प्रयोग किया जाता है बताइए? यहाँ पे समतल अवतल, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, या फिर नतोदर अवतल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ABCD में से सही उत्तर क्या होगा? लेंस की बात की जा रही है। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर में मत कंफ्यूज होइएगा। क्वेश्चन में आपको लेंस दिया गया है, मैग्नीफाइंग ग्लास की बात की गई है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। बी आपका सही उत्तर है। अब देखिए क्लास, ये जो क्वेश्चंस हैं हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके परीक्षा में मिरर से रिलेटेड पूछे गए हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर से। परीक्षा में एक बार पूछा गया है, ये पूछा गया प्रश्न है, ये आपका एक PYQ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसको रिवाइज कर लीजिए। द मिरर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द टीथ ऑफ द पेशेंट इज, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त कौन सा दर्पण होता है? तो जल्दी से बता दीजिए। कॉन्वेक्स लेंस, जिसको कि उत्तल कहते हैं, अवतल, कॉन्केव, समतल, प्लेन, या फिर नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस लेंस का प्रयोग हम करते हैं? हम कॉन्केव लेंस का प्रयोग करते हैं। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। दाढ़ी बनाने में, ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है बताइए? अवतल दर्पण का, कॉन्केव लेंस का। जो गाड़ियां होती है, कार होते हैं, उनके हेडलाइट में या फिर सर्च लाइट में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? तो वो भी अवतल दर्पण। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? अवतल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर हो गया। परीक्षा में पूछा गया है इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए, आपकी परीक्षा में पूछा गया था कि डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं। हो सकता है अगली बार पूछ ले कि सोलर कुकर में कौन सा मिरर यूज होता है, तब भी आप अवतल बताएंगे, कॉन्केव लेंस बताएंगे। या फिर गाड़ियों की सर्च लाइट से रिलेटेड प्रश्न पूछ ले, तब भी आप कॉन्केव बताएंगे।
अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब देखिए यहीं पर देख लीजिए, वही सेम प्रश्न जो मैंने आपको बताया, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है क्लास। इसमें बोला गया है कि कौन से मिरर का हम यूज करते हैं टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड द कार। अब देखिए यहाँ पर ट्रैफिक बिहाइंड द कार की बात हो रही, मतलब जो मिरर की बात हो रही है, सर्च लाइट की बात नहीं हो रही। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब मैंने आपको बताया है तो ये बोला गया है गाड़ियों की हेडलाइट एवं सर्च लाइट में कौन से मिरर का यूज किया जाता है, तो आप अवतल दर्पण की बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पर आपसे बोला गया है जो मिरर लगी रहती है गाड़ियों में, उसमें कौन सा लेंस का यूज किया जाता है, कौन से मिरर का यूज किया जाता है, तो कॉन्वेक्स मिरर का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, कॉन्केव का, प्लेन मिरर का, या फिर स्फेरिकल मिरर का। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, यहां पर आपका कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है। अब क्लास आप ऐसे समझिए थोड़ा सा, अगर यहां पर मैं एक्सप्लेन करूं, एक आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है और एक आपका कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर का बात मैंने आपको बताया कि हम अवतल दर्पण, ये आपका अवतल है, का यूज कहां करें, जब हमें छोटी सी चीज को बड़े फॉर्म में देखनी है। ठीक है, उसको मैग्नीफाई करना है, समझिए, बड़े उसमें देखना है। डेंटिस्ट को दांत देखना है तो वो चाहेगा ना कि दांत बड़ा दिखे, तो कॉन्केव मिरर का यूज करेगा। जब कोई दाढ़ी बनाएगा तो वो क्या चाहेगा कि उसका बाल ढंग से दिखे, तो कॉन्केव मिरर का यूज करेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि किसी को दाढ़ी बनाना है या फिर डेंटिस्ट द्वारा यूज किया जा रहा है, तो सब जब बड़ी मैग्नीफाई करना है, इमेज को बड़े फॉर्म में देखना है, तो कॉन्केव मिरर का यूज करेगा अवतल दर्पण का। लेकिन जब किसी बड़ी इमेज को हमें छोटे से उसमें देखना है, ठीक है, तो वहां पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे। जैसे कि आप गाड़ी से चल रहे हैं, आप मिरर में पीछे जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं वो देख रहे हैं, तो उनकी छोटी इमेज आप देख रहे हैं ना, तो वहां पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाएगा। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, परीक्षा में यहां से प्रश्न बनता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के बारे में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन से पीतल के घटक है। अब ये देखिए, आपके परीक्षा में हर बार पूछ लिया जाता है, ब्रास की बात करें, ब्रॉन्ज की बात करें। मैंने आपको याद भी कराया था कि किस तरीके से आप याद रखेंगे ब्रास को और ब्रॉन्ज को। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, जब हम ब्रॉन्ज की बात करेंगे तो यहां पर Z पहले से मौजूद है, तो फिर हमें जिंक की जरूरत नहीं है। ब्रास में हमें, ब्रास की जब हम बात करेंगे तो जिंक की जरूरत हमें यहां पर है कॉपर के साथ, यहां पर हमें कॉपर के साथ टिन की जरूरत है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर देख लीजिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर जिंक और कॉपर जब हम ब्रास की बात कर रहे हैं, डी आपका सही उत्तर है। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा क्लास, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको रेस के बाहर कर देते हैं। अगर ये रिपीटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षा में गलत हो गए तो आप समझिए फिर आप घाटे में चल रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न तो अब आपको रट जाने चाहिए, आपको लगना चाहिए कि मैम आगे बढ़िए, इसका आंसर डी है, इसका आंसर ए है। ठीक है, इस तरीके से तैयारी कर लीजिए अपनी। अच्छा, यहां पर देख लीजिए, जब हम ब्रास की बात करते हैं तो इसमें 36% जो है वो आपका जस्ता होता है, जिंक होता है, और अप्रोक्सीमेटली 55% आपका कॉपर होता है। तो ये भी याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं, डी हो गया। 11वां प्रश्न हम देखते हैं, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। यहां पर बोला गया है जब आयरन में रस्ट लग जाता है तो उसके वेट पे क्या असर पड़ता है। उसका वेट पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, रिमेन सेम रहता है, या फिर इंक्रीज हो जाता है। यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, तो याद रखिएगा जब भी आयरन में जंग लगेगा ना, तो स्टार्टिंग में उसका जो वेट है वो आपका गेन होगा। ठीक है, वेट जो है वो बढ़ेगा। अगर यहां पर खाली यही ऑप्शन दिया रहता, इट इंक्रीजेस ओवर द टाइम, तो आप इसको लगाते, लेकिन यहां पर आपको ये ऑप्शन दिया है कि जो वेट है रस्टेड आयरन का, जंग लगे हुए लोहे का, वो पहले बढ़ता है फिर आपका घटता है, तो ये आपका सही माना जाएगा। तो बी आपका सही उत्तर है। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन वहां पर जो ऑप्शन दिया गया था उसमें खाली एक ही ऑप्शन दिया गया था कि रस्ट लगने की वजह से आयरन में वेट बढ़ता है। देखिए, जंग लगे लोहे का वजन पहले बढ़ता है फिर घटता है। जंग लगने का मुख्य कारण हवा में नमी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ये तो आप सभी को पता है। 12वां प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं। तो व्हाइट मेटल हम किसे कहते हैं, बताइए। ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा। व्हाइट मेटल हम किसे कहते हैं, रोडियम को कहते हैं, प्लैटिनम को कहते हैं, पैलेडियम को कहते हैं, या फिर निकेल को कहते हैं। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो क्या है, वो आपका है प्लैटिनम। ठीक है,
प्लैटिनम को हम व्हाइट मेटल के नाम से जानते हैं। अगला हम देखते हैं 13th प्रश्न। 13th प्रश्न को देखिए, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। नोबल मेटल्स की बात की गई है और बोला गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला आपको क्या दिया गया है, उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। जो नोबल मेटल्स होते हैं वो आपके प्योर फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट होते हैं। यूरेनियम एवं शीशा जो है वो उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। यूरेनियम और लेड जो है वो एग्जाम्पल है नोबल मेटल का। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? ए बी सी डी में से क्या दो सही है कि दोनों सही है? ठीक है, कि आपका बोला गया पीतल भी एक नोबल मेटल है या फिर आपको दिया गया है डी। तो देखिए क्लास, जो नोबल मेटल्स होते हैं वो प्रकृति में प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये बिल्कुल सही है। जो यूरेनियम है वो आपका नोबल मेटल नहीं है, ठीक है, ये तो आपको पता है ना, रेडियो एक्टिव मटेरियल है ये, तो ये तो आपका गलत हो गया। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? डी आपका सही उत्तर होगा। अब परीक्षा के लिए याद रखिएगा, नोबल मेटल में आपका गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, प्लैटिनम आता है, रोडियम आता है, ठीक है। तो रोडियम जरूर याद रखिएगा। परीक्षा में जब आप प्रेशर में बैठते हैं ना तो दे देगा रोडियम इज अ नोबल मेटल। तो ज्यादातर स्टूडेंट, ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि जब हम लोग स्टूडेंट से बात करते हैं तो वो लोग अपने यही सिली मिस्टेक्स बताते हैं। एक जगह दिया गया था रोडियम इज अ नोबल मेटल, तो स्टूडेंट आया कहता है कि मैम रोडियम इज अ रेडियो एक्टिव मटेरियल ना, तो मैंने कहा रोडियम इज अ नोबल मेटल, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं यूरेनियम में, रेडियम और रोडियम में वो कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपको ये कंफ्यूजन ना हो। रेडियम इज डिफरेंट थिंग, रोडियम इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया होगा। 14 प्रश्न को हम देखते हैं, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या है बोला गया है? प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन और आखिरी में मीथेन। तो ये प्रशासन का एक बहुत ही क्या रिपीटेड क्वेश्चन होता है मीथेन से रिलेटेड। अभी मैं आपको बताऊंगी कि मीथेन से रिलेटेड और कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेन कंपोनेंट की बात की गई है, तो ए बी सी डी में से सही उत्तर क्या है? मीथेन आपका जो है वो सही उत्तर है। 14 का डी आपका सही उत्तर है, ठीक है, याद रखिएगा। आप देखिए क्लास, परीक्षा में और क्या क्या प्रश्न बना है। सीएनजी से रिलेटेड प्रश्न आपका बना है कि कॉम्प्रेस नेचुरल गैस में मेनली ये किससे बनी होती है? कंपोज्ड ऑफ, मेनली कंपोज्ड ऑफ ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन या फिर मीथेन। तो यहाँ पर जब हम सीएनजी की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे सीएनजी में जो मेन कंपोनेंट होता है वो इथेन होगा। बताइए क्या होगा? ब्यूटेन होगा, इथेन होगा, प्रोपेन होगा या फिर मीथेन होगा। तो जब हम सीएनजी की बात करेंगे तो सीएनजी में आपका जो होगा वो आपका होता है मीथेन, ठीक है, याद रखिएगा। मीथेन और इथेन सीएनजी की बात कर रहे हैं। जब एलपीजी की हम बात करेंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की, तो यहाँ पे देखिए हेक्सेन दिया है, पेंटेन दिया है, ब्यूटेन दिया है और मीथेन दिया है। तो एलपीजी में आप याद रखेंगे, एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। समझ में आया क्लास? इसीलिए मैंने आपको बताया, जब हम कॉम्प्रेस नेचुरल गैस की बात करेंगे, ठीक है, जब हम नेचुरल गैस की बात करेंगे, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस की, तो यहाँ पर जो मेन कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है, ठीक है। जब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात करेंगे, एलपीजी की बात करेंगे, यहाँ पर जो मेन कंपोनेंट होता है वो ब्यूटेन होता है प्लस प्रोपेन होता है। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है एलपीजी, ठीक है, बीपी, देखो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बीपी, ठीक है, और यहाँ पर आपका कॉम्प्रेस नेचुरल गैस मीथेन, इथेन, ये सब प्रेजेंट होता है। मेन कंपोनेंट में मीथेन होता है। अब कंफ्यूजन नहीं होगी, दोनों परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने दोनों को एक ही स्लाइड में रखा ताकि क्लियर हो जाए। अगला हम देखते हैं। अगला देखिए, द गैस विच इज एमिटेड इन द पैडी फील्ड्स एंड इंक्रीजेस द अर्थ टेम्परेचर इज कॉल्ड। धान के खेतों की बात की गई है। धान के खेतों में उत्सर्जित होने वाली
गैस कौन सी है, तथा ये भूमि के तापमान में वृद्धि भी करती है, ठीक है, अर्थ के टेम्परेचर को भी बढ़ाती है। नाइट्रोजन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है, मीथेन दिया है। ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखिएगा, धान के खेत से जो गैस उत्सर्जित होती है मुख्यतः वो मीथेन होती है, और मीथेन आपकी एक ग्रीन हाउस गैस है, एक हरित गैस है जो कि अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रही है। तो डी आपका सही उत्तर हो गया। ये भी पास्ट ईयर का क्वेश्चन है क्लास। और देखिए मीथेन से रिलेटेड क्या प्रश्न बना है, ये देखिए, ये भी आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन है और मीथेन से रिलेटेड ही है। मीथेन इज एमिटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, मीथेन निम्न में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है। तो बताइए, केवल धान के खेतों से, ठीक है, केवल दीमक की बाम्बी से, या फिर दोनों से। और डी था नन ऑफ द एबव। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, तो याद रखिएगा, धान की खेती से और दीमक की बाम्बी से, दोनों से मीथेन गैस रिलीज होती है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, सी आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में कौन योगदान देता है बताइए। एमोनिया, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, ग्रीन हाउस गैस की बात हो रही है तो ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है और मीथेन भी आता है, ठीक है क्लास। तो उत्तर क्या सही होगा आपका, डी आपका सही होगा। तो यहाँ पर देखिए क्लास, अभी तक जितने भी हमने प्रश्न आपसे डिस्कस किए हैं वो मीथेन से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। अब एक और प्रश्न हम देखेंगे। द एटमॉस्फेयर ऑफ सैटर्न कंटेन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इन लार्ज क्वांटिटी, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये भी आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। जब हम शनि ग्रह की बात करते हैं तो शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, एमोनिया, ये सब मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन नहीं दिया है, हीलियम नहीं दिया है, ठीक है, एमोनिया नहीं दिया है, लेकिन मीथेन दिया है। इस वजह से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मीथेन। तो यहाँ पर देखिए क्लास, हमने कितने प्रश्न मीथेन से रिलेटेड डिस्कस किए जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए। अब हम लोग 15 प्रश्नों को देखेंगे। आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि भले क्लास में हम 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, लेकिन उन 35 क्वेश्चंस के साथ हम कई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं जो कि उन्हीं प्रश्नों से रिलेटेड होता है। तो आज के टेस्ट में हम लोग पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही साथ नए क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो दोनों तरीके के प्रश्न आपके टेस्ट में है। 15 क्वेश्चन को देखते हैं। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, फंजाई में क्या नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट या फिर ऑक्सीजन। तो ये क्लास देखिए, जब हम कवक की बात करते हैं ना, तो आपको पता है कवक में क्या नहीं प्रेजेंट होता, क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, बी आपका सही उत्तर है। तो ये थोड़ा अजीब सा प्रश्न है, लेकिन याद रखिएगा पर्णरहित होते हैं, क्लोरोफिल नहीं होता है इनके में। ये अपना भोजन बना लेंगे, ठीक है, यहां पर क्लोरोफिल नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, कई बार रिपीटेड प्रश्न है परीक्षा में, कई बार रिपीटेड प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर क्या है, पफ बॉल है, एल्गी है, लाइकेंस है या फिर मॉस है। ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या है, लाइकेंस, ठीक है, लीचेन, लाइकेन जो भी आप बोलते हो। तो यहां पर याद रखिएगा, ये एल्गी और फंगी में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। सी आपका सही उत्तर है यहां पर। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 16 प्रश्न। परागण की बात की गई है, पॉलिनेशन की बेस्ट डेफिनेशन आपसे पूछा गया है। तो जर्मिनेशन ऑफ pollen grain, reaching of pollen tubes to the ovule, insect reaching the flower, transfer of pollen from one stigma to another stigma, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है क्या होता है, जब बर्ड्स या बीज, कुछ भी, मधुमक्खी, बर्ड्स या फ्लाई जब पेड़ पे फूल पे बैठती है, ये कोई सुंदर सा फूल है, तो यहाँ पर जो उसके पॉलन ग्रेन्स रहते हैं उनको कलेक्ट करते हुए जब वो उड़ती है तो बहुत से पॉलन ग्रेन्स आपके जमीन पर भी गिर जाते हैं, ठीक है, या फिर
कहीं और ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरे फ्लावर में, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला हम देखते हैं 17 प्रश्न। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? प्लांट्स मेनली ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम, कहां से ऑब्टेन करते हैं बताइए? एटमॉस्फेयर से, लाइट से, सॉइल से या फिर क्लोरोफिल से। तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट कहां से मिलता है? एटमॉस्फेयर से मिलता है, लाइट से मिलता है, सॉइल से मिलता है या फिर क्लोरोफिल से मिलता है। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। आपको पता है मृदा ना, मृदा जब हम सॉइल की बात करते हैं, इसलिए कहते हैं ना जितना पोषक तत्व आपकी मृदा में होगा उतना ही अच्छी ग्रोथ होगी प्लांट्स की। तो हम लोग हमेशा फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, फर्टिलाइजर्स में हम लोग एनपीके की बात करते हैं ना, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की बात करते हैं। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो सी है। ठीक है, क्लोरोफिल की बात करेंगे तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्लोरोफिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के वजह से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे 18 प्रश्न। आज के टेस्ट में आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, ज्यादा जो प्रश्न है वो साइंस से रिलेटेड है। अब ये जो 18 प्रश्न है ये आपका पीवाईक्यू का प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए कितनी बार ये प्रश्न आपका परीक्षा में रिपीट हुआ है ये भी बताऊंगी। ऊन एक तरीके का प्रोटीन है, रेयॉन रूपांतरित स्टार्च है, मॉडिफाइड स्टार्च है, रबर जो है वो एक प्राकृतिक बहुलक है, नेचुरल पॉलीमर है। फुलरीन की बात करेंगे तो ये कार्बन का एक अपर रूप है। ठीक है, तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? तो ऊन जो है वो एक तरीके का प्रोटीन है, ये बिल्कुल सही है। रबर जो है वो एक प्राकृतिक बहुलक है, एक नेचुरल पॉलीमर है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। फ्लोरीन की बात करेंगे, ये कार्बन का एक अपर रूप है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन रेयॉन जो है वो रूपांतरित स्टार्च नहीं है, रेयॉन एक फाइबर है, याद रखिएगा। क्या है? फाइबर है। तो यहां पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बी आपका सही सुमेलित नहीं है। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए सेम प्रश्न आपके परीक्षा में फिर रिपीट हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? वही चीज है। देखिए नियोप्रीन दिया है, ये एक स्पेशलाइज्ड रबर है, विशिष्ट रबर है, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा नियोप्रीन क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड रबर है। फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, मैंने आपको पहले भी बताया है। ऑक्सीटोसिन को हम लोग क्या कहते हैं? ये मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन है। जब मदर अपने बच्चे को देखती है तो उसके बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन होता है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में अगर हम देखेंगे तो छोटी छोटी लड़कियों को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि वो ज्यादा मैच्योर दिखे। तो ऑक्सीटोसिन के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है, ये हार्मोन है। एस्पार्टम की हम बात करेंगे तो ये जो है ये सिंथेटिक स्वीटनर है। जो शुगर की गोलियां लोग खाते हैं ना, शुगर फ्री खाते हैं, वहां पे एस्पार्टम होता है प्रेजेंट। अगर आप देखेंगे शुगर फ्री में पीछे लिखा रहता है। रेयॉन देखिए फिर वही चीज बोला गया है और सेम वही ऑप्शन दिया गया है कि ये एक मॉडिफाइड स्टार्च है। अभी मैंने आपको बताया है रेयॉन जो है वो एक मॉडिफाइड स्टार्च नहीं है, ये एक फाइबर है। तो यहां पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए आपका सही सुमेलित नहीं है। तो सारे ऑप्शन जितने आपको परीक्षा में दिए गए हैं, चलिए यहां पर तो आपने देख लिया इस टेस्ट को पढ़ते समय कि रेयॉन एक फाइबर है, मॉडिफाइड स्टार्च नहीं है। लेकिन आगे के एग्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीटोसिन क्या है, ठीक है, नियोप्रीन क्या है, क्योंकि अगर परीक्षा में यहां पर ये दोनों भी रिपीट हो तब भी आप अपने प्रश्न को हल कर लें। अगला प्रश्न हम देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? देखिए फिर वही सेम चीज, और देखिए आप फिर से रिपीट है ऑक्सीटोसिन के बारे में। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। एस्पार्टम की बात करेंगे तो ये एक सिंथेटिक स्वीटनर है, ठीक है, मीठी गोली है, मतलब स्वीटनर जो शुगर फ्री होता है उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। नियोप्रीन अभी हमने देखा ये एक स्पेशलाइज्ड रबर है। रेयॉन क्या मॉडिफाइड स्टार्च है? नहीं, ये आपका फाइबर है। तो देखिए सेम प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए पास्ट ईयर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 19 प्रश्न को क्लास अब हम देखते हैं। 19 में क्या दिया गया है? निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है बोला गया है। तो कौन सा सही सुमेलित है ये पूछा गया है। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए दिया गया है ATS, टिटनेस के लिए BCG दिया गया है, ठीक है। मलेरिया के लिए आपको दिया गया है क्लोरोक्वीन और स्कर्वी के लिए थाइमीन दिया गया है।
तो चलिए मैच करते हुए चलते हैं। स्कर्वी डिजीज की बात करते हैं तो ये किसकी डिफिशियंसी की वजह से होती है? विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से, जिसको कि हम क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। पता है ना क्लास? पता होना चाहिए। आपके परीक्षा में पूछा गया था विटामिन सी का सोर्स, सबसे लार्जेस्ट सोर्स कहां से हमें सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलता है? आंवले से। आंवला उत्तर प्रदेश में कहां होता है? प्रतापगढ़ में होता है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद मलेरिया की बात करें तो क्लोरोक्वीन, ये आपका सही है, ठीक है, इससे इसकी मेडिसिन बनती है, बिल्कुल सही है। टिटनेस की बात करेंगे तो ये आपका गलत है, यहाँ पे एंटी टिटनेस का इंजेक्शन लगता है, ठीक है, ये एटीएस का इंजेक्शन। जब लोहे से चोट लग जाती है तो लोग कहते हैं ना कि टिटनेस का इंजेक्शन लगवा, एंटी टिटनेस, एटीएस का इंजेक्शन लगवा, तो वो क्या है? एंटी, ठीक है, एंटी टिटनेस का इंजेक्शन। तो यहाँ पर एटीएस इसका होगा। ट्यूबरकुलोसिस की बात जब हम करेंगे तो यहाँ पर आपका बीसीजी होगा। तो यहाँ पर आपका एकमात्र सही कौन सा है? सी आपका सही है, ठीक है। अगला हम देखते हैं 20वां प्रश्न। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सी है? कौन सी ऐसी जंतु है, एनिमल है, जिसमें कि आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता है, रेड ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं होता है? तो बताइए, अर्थवॉर्म, स्नेक, पिकॉक या फिर फ्रॉग? यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं, याद रखिएगा। यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है अर्थवॉर्म, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है, केचुआ। अगला हम देखते हैं क्लास 21वां प्रश्न। कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से फाइनली क्या मिलता है? ग्लिसरॉल मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, माल्टोज मिलता है या फिर एमिनो एसिड मिलता है? बताइए, ABCD में से आपका सही उत्तर क्या है? लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो उससे क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है बॉडी को, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट जब खाओगे तो एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन नुकसानदायक होता है। तो ABCD में से आपका सही उत्तर जो है वो है बी, ठीक है, याद रखिएगा। ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर्म ग्लूकोज, बी सही है। अगला हम देखते हैं, अधिकतर एंजाइम्स होते हैं, जो मोस्ट एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? फैट्स होते हैं, एसिड होते हैं, बेसिस होते हैं, बेस होता है या फिर प्रोटीन होता है? बताइए, इसमें से आपका सही उत्तर क्या होगा? ABCD में से। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं, डी आपका सही उत्तर है। ये आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला हम देखते हैं 23वां प्रश्न। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? सॉरी क्लास, मैंने आपको पहले ही आंसर दे दिया, यहां पर लिखना और ऑप्शंस को पढ़ेंगे। जो वॉशिंग मशीन है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है? डिफ्यूजन पर, सेंट्रीफ्यूगेशन पर, डायलिसिस पर या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस पर? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। तो यहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन पर, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। तो यहां पर बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 24वां प्रश्न। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो बताइए, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सबसे कम किस में होगी? वैक्यूम में, एयर में, ग्लास में या फिर वाटर में? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ABCD में से यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है ग्लास में, सी जो है वो आपका सही उत्तर है। अगर हम कांच की बात करेंगे तो कांच एक सघन माध्यम है, ठीक है, याद रखिएगा, जिसके वजह से जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपकी सबसे कम ग्लास में होगी। अच्छा, अगर हम पूछे आपसे कि साउंड के बारे में पूछे, साउंड किसमें नहीं सुनाई देगा? वैक्यूम में, एयर में, ग्लास में या फिर वाटर में? किससे साउंड नहीं आपका ट्रेवल कर सकता है? तो वैक्यूम में, क्योंकि साउंड को हमेशा एक मीडियम की जरूरत होती है ट्रेवल करने के लिए। तो अगर वैक्यूम है तो वहां पर हमें आवाज नहीं सुनाई देगी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। 25वां प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? वेक्टर क्वांटिटी बोला गया है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? वेक्टर क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं, सदिश राशि की बात करते हैं, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? यहां पर आपका दिशा, डायरेक्शन भी मैटर करता है ना,
डायरेक्शन मैटर करता है यहां पर वेक्टर क्वांटिटी में, स्केलर क्वांटिटी पे डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। तो बताइए कौन सा आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेलोसिटी, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट या फिर स्पीड। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा एबीसीडी में से? स्पीड जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, अदिश राशि है, यहां पर आपका डायरेक्शन मैटर नहीं करता है और सब जो दिया गया है ये आपके वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मैटर करता है। अगला हम देखते हैं प्रश्न, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो बताइए मोशन को सबसे पहले किसने डिफाइन किया था? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, न्यूटन ने, केपलर ने, टॉल्मी में या फिर गैलीलियो ने। तो यहां पर याद रखिएगा कि गति को सर्वप्रथम न्यूटन ने 1686 में परिभाषित किया था, ठीक है। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 27वां प्रश्न देखते हैं। थियरी ऑफ रिलेटिविटी की बात की गई है। थियरी ऑफ रिलेटिविटी किसके द्वारा दी गई है? न्यूटन द्वारा, हॉकिंग द्वारा, मैरी क्यूरी द्वारा या फिर एल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा एबीसीडी में से? थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो एल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दी गई है, डी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 28वां प्रश्न, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। A potential change occur in conductor due to change in temperature. What is this phenomena called? इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? जूल इफेक्ट कहते हैं, सीबेक इफेक्ट कहते हैं, पेल्टियर इफेक्ट कहते हैं या फिर थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। संवाहक की बात की गई है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन की बात की गई है। पोटेंशियल चेंज इन अ कंडक्टर ड्यू टू चेंज इन द टेम्परेचर, इस घटना को हम कहते हैं थॉमसन इफेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। डी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 29, किसी अगोलाकार चमकदार चम्मच को समानता क्या माना जा सकता है? हम स्फेरिकल शाइनी स्पून की बात कर रहे हैं और हम इसको किस चीज से कंपेयर कर सकते हैं? एक स्फेरिकल मिरर से, एक पैराबोलिक मिरर से, एक प्लेन मिरर से या फिर लेंस से। तो बताइए, तो अगोलाकार चम्मच जो समानता किस चीज से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं? तो यहां पर पैराबोलिक मिरर से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। बी जो है वो सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज करने वाला अग्रणी कौन था? तो बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो यहाँ पे न्यूटन दिया है, गैलीलियो दिया है, जूल दिया है, जे थॉमसन दिया है। तो आज के क्लास में जो हमने प्रश्न देखे हैं वो मैक्सिमम प्रश्न आपके साइंस के हैं, ठीक है, और डिस्कवरी से रिलेटेड कई प्रश्न हैं। और क्लास में आपको बता दूं, अगर आज का टेस्ट आपको इजी लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साइंस के ऐसे प्रश्न आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे याद रखिएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर किया था किसने? जूल ने, ठीक है, जेम्स बी जूल ने। अगला हम देखते हैं 31। अब ये तो आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। एक तरफ आपको माउंटेन दिया गया है, दूसरी तरफ आपको कंट्रीज के नाम दिए गए हैं। तो बताइए, किलिमंजारो कहां पर है, टुबकल कहां पर है, स्टेनली कहां पर है और हांगर कहां पर है? तो बताइए कहां पर है। यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप ऐसे ही मैच कर लीजिए, ध्यान नहीं दिया मैंने। हांगर की बात करेंगे तो ये कहां पर है? डी का क्या होगा? डी का 2 होगा, ठीक है। हांगर आपका अल्जीरिया में है। स्टेनली की बात करेंगे तो ये युगांडा में है। टुबकल की बात करेंगे तो ये कहां पर है? ये मोरक्को में है। किलिमंजारो तंजानिया में है। तो ए का क्या हो जाएगा क्लास? 3 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को भी आप। 32वां प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। कोई प्रतिजैविक विषाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं है, जबकि टीका प्रभावी है। इसका निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कारण क्या है? एंटीबायोटिक इज इनएफेक्टिव अगेंस्ट द वायरसेस व्हाइल वैक्सीन इज इफेक्टिव। ठीक है, अगर हम एंटीबायोटिक
कंज्यूम करे वायरस के मतलब उसमें अगर कोई वायरल डिजीज हुई है तो उतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन वैक्सीन इफेक्टिव होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? एंटीबायोटिक कैन ओनली ब्रेक डाउन द आरएनए व्हाइल वायरसेस आर इन डीएनए। केमिकली एंटीबायोटिक आर कार्बोहाइड्रेट व्हाइल वैक्सीन आर प्रोटीन दैट कैन इजिली किल द वायरस। सी दिया गया है ओनली वैक्सीन कैन ब्रेक डाउन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरसेस, और डी दिया गया है वायरसेस डू नॉट यूज एनी बायोकेमिकल पाथवे दैट कैन बी ब्लॉक्ड बाय एन एंटीबायोटिक बट वैक्सीन कैन बूस्ट द इम्यून सिस्टम एबिलिटी टू फाइट द वायरसेस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, जब भी हम लोग कोई वैक्सीन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे आप कोई भी वैक्सीन ले रहे हैं तो उसमें जो वायरस है ना वो आपकी बॉडी में, जैसे जब हम लोग कोरोना के समय की बात करते हैं, कोरोना में क्या हो रहा था, जो आपको वैक्सीन लग रही थी उसमें कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में उसी वायरस को इंजेक्ट कर दिया जाता है बहुत स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। तो हमारी बॉडी का एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये खुद एंटीजन क्रिएट करने लग, जो कि दो चीज होता है, आपकी बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता खुद डेवलप हो जाती है, ऐसे समझिए सिंपल। अगर आपकी बॉडी को लगा कि कहीं बाहर से कोई वायरस आपकी बॉडी के अंदर आया है, तो हमारी बॉडी की ये खासियत होती है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बॉडी के अंदर होती है, तो हमारी बॉडी में वो उस वायरस को मारने के लिए खुद ही हमारी बॉडी उस वायरस को मार देगी। तो इसीलिए जब भी कोई वैक्सीन लगती है तो कहीं ना कहीं जिस डिजीज की भी वैक्सीन हमें लग रही है तो वहां पर हमें उसी वायरस को हमारे बॉडी में एकदम छोटे अमाउंट में, कम अमाउंट में क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, ताकि हमारी बॉडी उससे लड़ने की क्षमता डेवलप कर ले। और कभी अगर हम लाइफ में उस वायरस के कांटेक्ट में आए तो हमारी बॉडी के अंदर पहले ही उससे लड़ने की क्षमता डेवलप हो चुकी हो। बस सिंपल शब्दों में, लेमन लैंग्वेज में ऐसे ही समझिए आप, ठीक है। मतलब जिस रोग से हमें बचना है, जिस वायरस से, उसी वायरस को हमारी बॉडी में पहले ही छोटे सी मात्रा में इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि हमारी बॉडी उससे लड़ने की क्षमता अपने अंदर पहले ही डेवलप कर ले। तो यहाँ पर ABCD में से जो सही उत्तर है वो है डी, ठीक है। 33rd प्रश्न को अब हम देखते हैं। 33वें प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा स्वजीवी प्राणी है? तो यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की बात की गई है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? जो कि अपना भोजन का निर्माण खुद करते हैं, जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो बताइए यहाँ पर आपका ABCD में से सही उत्तर क्या होगा? अगर चाहें तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके आराम से सोच भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है प्लेनेरिया, ठीक है। डी जो है वो आपका सही उत्तर है। 33 का डी सही उत्तर है, ठीक है। ये देखिए प्लेनेरिया जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये ऑटोट्रॉफिक होता है, ये अपना भोजन खुद बना सकता है। अगला हम देखते हैं 34, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले निम्नलिखित अम्लों में कौन सा अम्ल टमाटर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा एसिड टमाटर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है बताइए? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड? तो सही उत्तर क्या होगा? परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, तो ध्यान से इसका उत्तर दीजिएगा। तो जब हम टमाटर की बात करते हैं, टमाटर में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा एसिड और कौन कौन सा सोर्स है। जब सेब की बात करते हैं, सेब में मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। नींबू की बात करते हैं, सिट्रिक एसिड। ग्रेप्स के बारे में आपसे पूछा गया था कि ग्रेप्स, अंगूर में और इमली में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो याद रखिएगा आपका कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर जब हम बात करेंगे टमाटर में, तो टमाटर में याद रखिएगा टमाटर में आपका सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको सिट्रिक एसिड कर लीजिए, सिट्रिक एसिड। विनेगर की बात करेंगे, विनेगर में एसिटिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, ऑरेंज में एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। चाय में टैनिक एसिड, स्टमक जूस में हाइड्रोलिक एसिड, जो पेट में अम्ल होता है उसकी बात करें, हाइड्रोलिक HCl प्रेजेंट होता है। और चींटी के डंक में या फिर बी के डंक में तो यहाँ पर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्लास परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, टमाटर में
अगर आपसे कभी सिट्रिक एसिड नहीं दिया है, एस्कॉर्बिक एसिड दिया है, तो आप उसको भी टिक लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर आपका जो मेन एसिड होता है वो सिट्रिक एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर सिट्रिक एसिड दिया गया है परीक्षा में तो आप सिट्रिक एसिड मार्क करेगा। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है क्लास, चलिए अगला हम देखते हैं 35 देखिए, सोडा एसिटिक अग्निशामकों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की बात की जा रही है, जो आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें सोडियम क्लोराइड का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का या फिर एसिटिक एसिड का। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो बी आपका सही उत्तर है, यहां पर याद रखिएगा। अब क्लास यहां पर देख लीजिए, जब हम बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर की, तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ये जो है वो प्रक्रिया करते हैं, और इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, सोडियम सल्फेट उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से बाय प्रोडक्ट होते हैं ये भी पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सल्फेट उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और आपको पता है जब CO2 का प्रेजेंस होगा तो कहीं ना कहीं CO2 किसको रिप्लेस करेगा, ऑक्सीजन को। ठीक है, और ऑक्सीजन जैसे कम होने लगेगा आग खुद ही बुझ जाएगी। आपको पता है जब हम लोग एक ग्लास ले लें, एक कैंडल जला लीजिए। ठीक है, कैंडल जला लीजिए, कैंडल को एक ग्लास से ढक दीजिए, कुछ समय बाद क्या होगा, ये जो कैंडल है वो बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन नहीं बचा है, आपने ऑक्सीजन को कट कर दिया। ठीक है, इस वजह से ये कैंडल बुझ जाएगी। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें मेनली आपका CO2 प्रेजेंट होता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है क्लास, बस आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। वो चीज याद रखिएगा, जब हम टोमेटो की बात करेंगे तो टोमेटो में आपका ऑक्सैलिक एसिड भी प्रेजेंट होता है और सिट्रिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, दोनों प्रेजेंट होता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करेंगे, और अगर आज के क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। क्लास के एंड में आपसे एक ही बात बोलूंगी कि अब आपका परीक्षा जो है वो पास आ रही है, तो अपनी मेहनत, जो पढ़ाई के समय है उसको थोड़ा इंक्रीज करिए और रिवीजन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। आप एनालाइज करिए अपने परफॉर्मेंस को। अगर आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मेरे से नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो उस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम दीजिए, ये बहुत जरूरी है। अपने वीक पोर्शन है सिलेबस में उसको आपको देखना पड़ेगा कि कहां पर आप वीक पढ़ रहे हो, क्योंकि हर स्टूडेंट की अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। किसी की पॉलिटी स्ट्रांग है, किसी का हिस्ट्री स्ट्रांग है, किसी का साइंस स्ट्रांग है। तो आप एज एन इंडिविजुअल देखिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है और किन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आपसे नहीं लग पा रहे हैं। तो अभी आपके पास समय है, आप 10 दिन 5 दिन सफिशिएंट होता है उस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा कमांड करने के लिए। आप क्या करिए, घटना चक्र उठाइए, पास्ट ईयर्स के सारे क्वेश्चंस देख डालिए। ठीक है, लेकिन जब भी आप पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं तो आप चारों ऑप्शंस को देखेंगे, आप खाली करेक्ट आंसर को नहीं देखेंगे। जैसे ABCD आपको दिया गया है, ठीक है, ABCD आपको दिया गया है। अब यहीं पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दिया गया है, क्विट इंडिया मूवमेंट दिया गया है, पूना पैक्ट दिया गया है, और यहां पर आपको दे दिया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आंसर इस प्रश्न का आपका है पूना पैक्ट, हम मान रहे हैं, सी आपका सही है। लेकिन अब आपका ये कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है कि आप NCM के बारे में, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, पूना पैक्ट के बारे में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, इन चारों के बारे में थोड़ा सा और पॉइंट पढ़ें। ठीक है, क्योंकि परीक्षा के लिए अभी भी टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हैं, पहले जो थे वो अभी भी इम्पोर्टेंट है। मैं फिर ये बात कहूंगी, प्रीलिम्स के सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं किया जा रहा है। मेंस के सिलेबस में UPPCS में चेंज किया गया है, लेकिन प्रीलिम्स का सिलेबस आपका लगभग सेम ही है। तो यहां पर जो टॉपिक्स आपके पहले इंपॉर्टेंट थे वो आज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीके में परिवर्तन किया जा रहा है। पहले क्वेश्चन डायरेक्ट होते थे, अब उन्हें स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ लिया गया है। ठीक है, अब जैसे विटामिन C से ही रिलेटेड प्रश्न अगर परीक्षा में
बनना है तो ये दे देगा कि विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। और थर्ड पॉइंट आपको दे देगा विटामिन सी से इनरिच जो फ्रूट्स होते हैं उसमें आंवला हो गया, लेमन हो गया, इस तरीके से दे देगा। और आपसे बोलेगा कि कौन सा सही है, ए सही है कि बी सही है कि दोनों सही है कि तीनों सही है, चारों सही है। तो पहले भी विटामिन वाले जो चैप्टर थे वो इंपॉर्टेंट थे, आज भी इंपॉर्टेंट है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल रहा है। तो हम उसी के अनुसार अपनी तैयारी भी रखेंगे। हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व तो करेंगे ही, लेकिन उनको एक बार स्टडी भी करेंगे 2-2 लाइन। अब तो गूगल पे आप तुरंत सर्च कर सकते हैं। आपको पढ़ना है तो आप डाल सकते हैं ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द एनसीएम मूवमेंट, वहां पे आपको दे देगा। जितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं सब आपको मिल जाएंगे। तो आप उसी के अनुसार अपनी तैयारी भी करिए। तो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस तो जरूर लगाइए क्लास, साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाइए और बार बार रिवीजन पे फोकस करिए। स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, वो लास्ट मिनट तक पढ़ते रह जाते हैं। उनको लगता है कि मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं पढ़ा, वैसा नहीं पढ़ा, ये नई बुक पढ़ लूं, वो नई बुक पढ़ लूं। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, मतलब आपको पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं और आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा पोर्शन आपका अभी भी नहीं तैयार है। फिर अब इस पोर्शन को आपको अपनी बुक से, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है, ठीक है। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे पॉलिटी हो गया, मॉडर्न इंडिया हो गया, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हो गए, एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस हो गए, जो कि आपके नहीं गलत होने चाहिए। अब मिडवल हिस्ट्री में कैसा प्रश्न पूछेगा वो आप और मैं नहीं बता पाएंगे, ठीक है। मध्यकालीन भारत या फिर एंशिएंट हिस्ट्री से तो कभी कभी घुमावदार प्रश्न बन जाता है। अगर वो घुमावदार प्रश्न होगा, डिफिकल्ट प्रश्न होगा, तो ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो उस प्रश्न को छोड़ के आएंगे परीक्षा में। तो ऐसे प्रश्नों के लिए अपना समय नहीं बर्बाद करना है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बार बार रिपीट होने वाले टॉपिक है, जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर आप पूरा पूरा स्कोर कर सकते हैं, उन पर ज्यादा फोकस करना है। तो हार्ड स्टडी की जगह थोड़ा स्मार्ट स्टडी पे फोकस करिए और अपनी तैयारी को एनालाइज करिए, ठीक है। हमेशा देखिए, किसी भी कार्य को करने का एक तरीका होता है, साइंटिफिक मेथड होता है। जब टेलर की थ्योरी पढ़ेंगे तो उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की है, साइंटिफिक मेथड की बात की है। तो अगर आप घर का भी काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपका साइंटिफिक मेथड होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हम एक समय पे एक काम करें। मल्टीटास्किंग आज की रिक्वायरमेंट है। तो मल्टीटास्किंग मतलब ये नहीं कि पढ़ते समय मूवी देखने की बात मैं कर रही हूँ, पढ़ते समय मूवी देखने की या गाना सुनने की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन आपके पढ़ाई में एक स्मार्ट टेक्निक होनी चाहिए। पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को, रिवीजन को बार बार फोकस करना है, मॉक टेस्ट लगाना ही है हमें। जो हमारे टॉपिक्स गलत हो रहे हैं उसको बाद में हमें क्या करना है, बुक से पढ़ना है। तो कुछ चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो प्रीलिम्स आपका जरूर क्वालिफाई होगा, चाहे वो RO-ARO को है, चाहे वो UPPCS प्रीलिम्स हो या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम हो। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास। अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। इसी के साथ आशा करती हूँ आपका दिन खूब अच्छा जाए। हैप्पी जन्माष्टमी सबको, और अच्छे से आप लोग पेपर दीजिए, सब बहुत अच्छा होगा। और कोई भी डाउट होता है तो बताइएगा। मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद क्लास।